हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। आज के लेक्चर में रोटेशनल स्पेक्ट्रा के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। जो भी सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा उन सॉल्यूशंस को शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ताकि आपका जो चैप्टर है उसकी थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और क्वेश्चंस जो बनते हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिबिट आर रोटेशनल स्पेक्ट्रम। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं होता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम यदि आपको चाहिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम जहां दिखेगा, कहां दिखेगा, जहां पर परमानेंट डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट होगा। यानी कि जो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास होते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, यहां पर हमें क्या दिखेगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रम दिखेगा। वहीं अगर मैं होमोन्यूक्लियर की बात करूं तो यहां नहीं दिखेगा। सिमेट्री वाले की बात करूं तो वहां पर भी हमें जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो परमानेंट डायपोल मोमेंट है, तो यहां पर डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। तो यहां पर डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, तो यहां पर डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। जबकि यहां इन दोनों के केस में डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। इन दोनों के केस में क्या होता है, डायपोल मोमेंट जीरो। अब जो हेट्रोन्यूक्लियर है उसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, उसके एग्जांपल होते हैं HCr, HCl, HBr, CO, है ना, HF। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल होते हैं, हेट्रोन्यूक्लियस के। और होमो का एग्जांपल कौन सा होता है, O2, N2, C2, H2। ये सारे कौन से एग्जांपल है होमो के। तो होमो में रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं दिखेगा। तो हमें पूछा है किसमें नहीं दिखेगा, तो किसमें नहीं दिखेगा, ए। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है इंफ्रारेड रीजन। अब जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम कब बनता है, तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम बनता है जब एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन होता है, तब हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रम बनता है। और ये दिखता कहां कहां पर है, एक हमें दिखता है फार इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन, एक दिखता है फार इंफ्रारेड रीजन में, और एक हमें दिखता है कहां पर, माइक्रोवेव रीजन में। ठीक है, एक कहां दिखता है, माइक्रोवेव रीजन में। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10⁻² to 10⁻³ म्यू एम, और यहां पर जो रेंज होती है वो 10⁻⁴ to 10⁻⁵ म्यू एम। तो ये इंफ्रारेड और माइक्रोवेव में दिख रहा है। और दिखेगा किसमें, ये हेट्रो में दिखेगा, है ना, होमो में नहीं दिखेगा। तो इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन कैन बी ऑब्जर्व। तो ये होमो का एग्जाम्पल है, तो यहां नहीं दिखेगा। ये भी होमो का एग्जाम्पल है, ये भी होमो का एग्जाम्पल है। दिखेगा किसमें, हेट्रो में। तो हेट्रो कौन हो गया, HCl हो गया। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। उसके अलावा जो ये इंफ्रारेड रीजन की रेंज है ये भी आप याद रखना, साथ ही साथ माइक्रोवेव रीजन की जो रेंज है इसको भी आप याद रखना, ये यहीं पर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो किस किस रीजन में आएगी, फार इंफ्रारेड रीजन और दूसरा माइक्रोवेव। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा भले ही इंफ्रारेड, पर ये नियर इंफ्रा है, नियर। हमारे पास जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, फार। तो ये वाला जो है गलत हो गया। दूसरा कौन सा है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, है ना। तो माइक्रोवेव तो मैंने आपको बताया है, तो इसलिए हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इन केस ऑफ प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल द वेव नंबर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लाइंस इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो वेव नंबर सेपरेशन जो होता है, तो वेव नंबर सेपरेशन इसको हम लिखते हैं न्यू से। तो ये जो वेव नंबर सेपरेशन की वैल्यू है ये आती है 2bj+1, इसके बराबर आती है 2bj+1। तो यानी कि न्यू जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, बी के। और b जो है, b क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, h/8πIc। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8π²IC। I जो है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम कैसे लिखते हैं, μr²। म्यू का मतलब होता है रिड्यूस मास। तो कुल मिलाकर यहां से b जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/r² के, क्योंकि b प्रोपोर्शनल है 1/i के, और i किसके बराबर है, μr² के। तो b रेसिप्रोकल हो गया स्क्वायर ऑफ r², और b रेसिप्रोकल हो गया किसके, म्यू के। म्यू का मतलब क्या है, रिड्यूस मास। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है उसमें लिखा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेशनल क्वांटम नंबर j, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेशनल क्वांटम नंबर j। और
सेपरेशन दोनों के बीच में जो आएगा, सेपरेशन का मतलब है कि 2b ऐसे बनता है, 2b 4b 6b, तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना आ गया, 2b आ गया। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना आ गया, 2b आ गया। तो ये b किसके रेसिप्रोकल हो गया, ये b रेसिप्रोकल हो गया म्यू के। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास ऑफ द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, द रोटेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए कंडीशन और है कि ये हमें हमेशा किस में दिखाई देगा, एब्जॉर्प्शन में दिखाई देगा। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, तो यहां पर अभी मैंने आपको बताया जो वेव नंबर बनेगा तो वो कैसे बनेगा, 2b 4b, फिर ये बन गया 6b, फिर ये बनेगा 8b। तो इनके बीच का आप अगर डिफरेंस देखोगे तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 2b आ रहा है। ये डिफरेंस देखोगे ये भी 2b आ रहा है। ये डिफरेंस देखोगे ये भी कितना आ रहा है, 2b आ रहा है। इसका मतलब ये जो लाइंस बन रही हैं ये इक्वली स्पेस्ड है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वली स्पेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है द सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन इन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ट्रांजिशन के लिए जो सिलेक्शन रूल है वो क्या है। तो इसके लिए क्या रूल होता है, डेल्टा जे इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। क्या रूल होता है, डेल्टा जे इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड मॉलिक्यूल ए इज 6 टाइम ऑफ अनदर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल बी। तो गिवन है हमें, गिवन आई ए इक्वल्स टू 6 टाइम ऑफ आई बी, ये गिवन है। फिर उसके बाद इफ द रोटेशनल एनर्जीज ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स आर इक्वल, रोटेशनल एनर्जी यानी कि ई ए और ई बी की वैल्यू क्या दी हुई है, सेम दी हुई है। देन करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर जे, रोटेशनल क्वांटम नंबर जे की वैल्यू बतानी है। तो रोटेशनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h²/8π²i, ये होता है j+1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहां से अगर आप देखो तो आई ए और आई बी में रिलेशन दिया हुआ है और ई ए और ई बी बराबर है, तो यहां से इनको बराबर करो। तो गिवन है ई ए इक्वल्स टू ई बी, ई ए इक्वल्स टू ई बी है तो ये होगा h²/8π², इसको लिखो आई ए, यहाँ लिखो जे ए और ये हो जाएगा JA+1। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा h²/8π², ये हो जाएगा IB, ये हो जाएगा JB और ये हो जाएगा JB+1। क्या कट रहा है उसको काट दो, तो h² कट गया, 8π² कट गया, है ना, ये कट पिट गया यहाँ से। तो IA की जो वैल्यू है वो 6IB के बराबर है, तो यहाँ से JA और ये हो गया JA+1, इसको मैं 6IB लिख रहा हूँ और ये किसके बराबर हो जाएगा, JB, और ये हो गया JB+1 और ये IB है, तो यहाँ से IB से IB कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा JA+1 और ये हो जाएगा 6JB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा JB+1। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू डाल के आंसर निकाल के चेक कर सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे, यदि JA की वैल्यू आप 3 डालोगे, JB की वैल्यू 1 डालोगे, तो यहाँ से JA की वैल्यू आएगी 3 और JB की वैल्यू आएगी 1। आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा, और सेटिस्फाई कौन कर रहा है, B, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनमें अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये सारे के सारे 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपको पता है, थ्योरी ठीक ठाक आपको आती है, तो इन क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हैं, यानी कि ये आपके फ्री के नंबर है अगर आपने थोड़ा बहुत भी इनके ऊपर मेहनत की हुई है, थोड़ा बहुत भी आपको ये याद है। तो अगला क्वेश्चन जो है उसमें बोला है द रेशियो ऑफ द वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइन ऑब्जर्व्ड इन द ट्रांजिशन ऑफ अ रोटर फ्रॉम J इक्वल्स टू 2 से J इक्वल्स टू 3 और J इक्वल्स टू 5 से J इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले हमारे पास जो वेव नंबर होता है रिलेटेड टू एनर्जी, तो वेव नंबर करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी, तो करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी जो हम वेव नंबर लिखते हैं उसको हम एप्सिलॉन से लिखते हैं या फिर एफ से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एफ, एप्सिलॉन या एफ, इस तरह से उसको हम लिखते हैं। और उसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, वो होती है बी, जे और J+1, इसके बराबर वैल्यू होती है। फिर एक हमारा होता है वेव नंबर, ये वेव नंबर जो है ये किससे लिखते हैं हम, न्यूज प्राइम से, और ये किसके बराबर होता है, EJ+1 माइनस EJ, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पर एक बार J की वैल्यू को J+1 करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो ये वैल्यू बनती है 2B और J+1।
ये वेव नंबर की वैल्यू हो गई 2b j+1। अब यहां पर पहला जो ट्रांजिशन है j=2 से j=3 है, तो j=2 से और कहां जा रहा है 3 जा रहा है। तो एक बार आप न्यू प्राइम 1 ये वैल्यू रखो और यहां j की जो वैल्यू है आप 2 डाल दो, 2 + 1 तो ये कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 6b। फिर आप ट्रांजिशन करो j=3 5 से लेकर j=5 से लेकर कहां तक जा रहा है 6 तक, तो इसको आप लिख दो न्यू 2 प्राइम। तो ये कितना हो जाएगा 2b और यहां पर हो जाएगा 5 + 1, तो 5 + 1 को हो गया 6, तो 6 दूनी 12, तो ये हो गया 12b। अब आपको क्या निकालना है रेशो, तो रेशो निकालना है न्यू 1 बार अपॉन न्यू 2 बार। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6b अपॉन 12b। तो b से b कैंसिल हो गया, आंसर आपके पास क्या आ गया 1/2, जो कि ऑप्शन हो गया कौन सा बी। कौन सा आंसर आ जाएगा बी, तो राइट आंसर आ गया हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द टू मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास हैव द रेडियस। उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो सेम है, रेडियस उनकी दी हुई है। तो मॉलिक्यूलर मास सेम है तो मान लेते हैं ma = mb और ra जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.98 × rb। रिलेशन बिटवीन देयर रोटेशनल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू j=2। तो रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = h² / 8π²I और ये j और j+1 ये हमारे पास फॉर्मूला होता है रोटेशनल एनर्जी का। I जो है वो बराबर होता है μr² के। तो यहां से हमें साफ साफ ये पता लग रहा है कि I जो है वो रेसिप्रोकल है r² के। तो हम यहां से लिख सकते हैं EA/EB ये बराबर हो जाएगा RB² / RA², RB² / RA²। गिवन है कि RA = 0.98 RB है ना। तो यहां से हम ये लिखेंगे EA = RB एज इट इज और RA जो है उसकी वैल्यू 0.98 है, तो 0.98 का स्क्वायर और यहां पर RB का स्क्वायर हो गया और यहां पर EB हमने वैल्यू रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, RB² से RB² हो गया कैंसिल। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.04 EB। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.04 EB विच इज ऑप्शन सी, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है ऑल स्पेक्ट्रल लाइन्स हैव द सेम इंटेंसिटी, जो कि गलत है। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन लेवल, ये बिल्कुल सही है। तो इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है पॉपुलेशन लेवल के और पॉपुलेशन लेवल को लिखते हैं हम n से और n जो है वो बराबर होता है n0 और ये होता है 2j+1 e⁻⁻ej रोटेशनल की एनर्जी अपॉन kT। तो यहां से जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है पॉपुलेशन लेवल के और पॉपुलेशन जो लेवल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके 2j+1 के। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, पॉपुलेशन लेवल का फॉर्मूला है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट तो सही हो गया। चौथा है मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन इन ईच लेवल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो ये इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ माइनस लग रहा है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड सही है। तो सेकंड और थर्ड यानी कि कौन सा आंसर आ गया, बी आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट बी फॉर H35Cl इज ऑब्जर्व टू बी 10.58 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। अच्छा, बी जो है उसकी यूनिट आप याद रखना, यूनिट ऑफ बी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है। तो यूनिट ऑफ बी आप ये याद रखना, यूनिट ऑफ बी। तो यूनिट ऑफ बी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर, इसको आपको याद रखना है। अब हमें पहला दिया है H35Cl, इसके लिए बी की वैल्यू हमें गिवन है। अच्छा, म्यू जो होता है वो होता है रिड्यूस मास, तो वो किसके बराबर होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो b है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन म्यू के या रेसिप्रोकल होता है म्यू के। तो यहां से b प्राइम अपॉन b इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू प्राइम। तो एक बार म्यू निकाल लो HCl के लिए, तो H35Cl के लिए यदि हम म्यू की वैल्यू निकालें तो ये m1 हो गया 35 और इंटू 1 और ये हो गया 35 प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई 35 किसका है, ये ऐसे उल्टा लिखा हुआ है, 35 Cl से जुड़ा हुआ है Cl से, और H का जो मास हो गया वो कितना हो गया 1, 35 और ये 1 हो गया, तो वहां से बनाया है।
तो ये कितना हो जाएगा 35/36। इसी तरह से दूसरा दिया है S37Cl, तो इसको मैं लिखूंगा म्यू प्राइम, तो ये हो जाएगा 37 इंटू 1/37 + 1, तो ये हो जाएगा 37/38। तो यहां पर अगर हम वैल्यू रखेंगे B'/B की, तो म्यू की वैल्यू कितनी है 35/36 और ये वैल्यू कितनी है, ये है 37/38। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। और B की जो वैल्यू है वो इनिशियली 10.58 है, तो यहां पर गणित लगानी है आपको। जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा, तो आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 10.56/सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन इसकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर, आंसर इसका ये है। ठीक है, तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस इस लेक्चर में मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।